हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे जो उस चार्ज से R दूरी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और कुछ उसकी सुपरपोजिशन देखी हमने। अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो दो पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे, चाहे वो बाइसेक्टर का पॉइंट है किसी चीज़ का, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे वो वेक्टोरियली ऐड हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी थी हम लोगों ने, E इजिकल टू KQ। ये वो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा क्यूब और यहाँ लगा दूंगा R वेक्टर, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ये रिजल्ट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन पे आप लोग आ जाएंगे। देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है ए पॉइंट चार्ज Q, एग्जांपल में क्या बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q, और इसकी वैल्यू बच्चे इसने दी है 9 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एक पॉइंट चार्ज दिया है Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन पे ये रखा हुआ है। आपको बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज एट, आपको यहां पे क्या दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, √2, √7 और साथ में 0। यहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट। तो देखें बच्चे ध्यान से, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। पहले हम लोग ये फिजिकल सिचुएशन ड्रा करने वाले हैं। यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन में ये क्या बोल रहा है आपको कि ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेता हूँ, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई और ये आपकी वाई एक्सिस आ गई, और क्या बोल रहा है, चार्ज को कहाँ पे रखा हुआ है इसने, ओरिजिन पे। तो यहाँ होगा चार्ज आपका, ठीक है, यहाँ होगा चार्ज Q, और ओरिजिन पे इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, 0 0 0, x0 y0 और z भी 0 है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये बता रहा है x √2 है, y कितना है √7 और z कितना है 0, तो मतलब ये xy प्लेन में ही है, ठीक है। तो यहां से मान लो बच्चे, ये है यहां पे चार्ज रखा है, यहां पे वो पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है कि कितनी होगी, क्योंकि ये चार्ज इसने अपने आगे पीछे फील्ड बचाई होगी, उस फील्ड की वैल्यू आपको बतानी है इस पे कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस आपके पास, यहां अगर मैं इसको लिखता हूं O, तो ये OP निकालना है, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको √2 √7 और साथ में 0, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें। तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है हमारे पास, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी बाहर की तरफ, ठीक है। और ये EP ये किसके बराबर होगा, KQ डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है कहां से लेके O से P तक। तो मान लो इसको मैं कितना मानता हूं, R के बराबर। ये R मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो यहां आपने ध्यान देना है,
तो यहां पे जो आपके पास ये OP है, OP किसके बराबर होगा? अगर इसको मैं वेक्टर्स में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं, OP वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, √2i प्लस √7j प्लस 0k। ये बच्चे पोजीशन वेक्टर है आपके पास, और एक वेक्टर तो ऑलरेडी ओरिजिन पे है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपके पास ये है, इसमें से इनिशियल माइनस करना है। इनिशियल सारे कितने हैं? 0 0 0, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होगा? R के। इसका मैग्नीट्यूड ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? R के। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप लोग? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो बच्चे ये कितना हो गया? √2 का स्क्वायर 2 प्लस 7, ये कितना हो गया? 9। तो √9 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। और मान लो हम इसको लिख देते हैं 3 मीटर, मीटर्स में ले लेते हैं, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। तो अब R की वैल्यू मेरे पास आ गई, K की वैल्यू मुझे मालूम है, Q की वैल्यू उसने दी हुई है, तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P किसके बराबर होने वाली है? K कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। चार्ज कितना है आपके पास? 9 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई, अभी अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? R³ और साथ में यहां R वेक्टर। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? R³। R कितना है आपके पास? 3, तो 3 का क्या लेना है आपको? क्यूब। और साथ में यहां क्या लिखना है मुझे? R वेक्टर। और R वेक्टर देखो किसके बराबर है? ये है ना आपके पास R वेक्टर। तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे √2i प्लस √7j। ये आपके पास आ गया जी R वेक्टर। अब बच्चे अगर इसको मैं काटता हूं, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 और ये 3 कट गया इसके साथ। ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कट गया, तो ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है? 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू √2i प्लस √7j। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम लोग लिखते हैं ना, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और चार्ज का क्या होगा? कूलम। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में अगर आपको बोलता तो इस तरह से आप लोगों ने निकाल लिया। आपको कभी कभी क्या कर सकता है ना, ये चार्ज इसने ओरिजिन पे दिया है, मान लो ओरिजिन पे नहीं दिया होगा तो फिर उसने 2 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको। जैसे एक दिया हुआ ना यहाँ पे, उसने 2 दिए होंगे, फिर आपको वही सेम जैसे मैंने आपको कूलम्स लॉ में बताया था, R वेक्टर कैसे निकलता है? R वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट होगी दोनों बीच के, 2 पार्टिकल्स के बीच की, है ना। तो उसको फाइनल माइनस इनिशियल करके आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्या बात समझ आती है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। देखें, शाबाश। क्या बोल रहा है आपको? मान लो इसको एक हम यहां पे टेबल ले लेते हैं। पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूं। ये आपके पास इस तरह से टेबल है। ठीक है, और यहां पे क्या बोल रहा है कि एक उसने चार्ज रखा हुआ है। यहां पे क्या रखा हुआ है? एक चार्ज Q रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज Q रखा है। और क्या बोल रहा है? इस पॉजिटिव चार्ज Q की दूरी से, यहां से मान लो R दूरी पे, कितना? R डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा है Q।
ठीक है, और बोल रहा है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी सिर्फ। ये जो चार्ज है इसका चार्ज Q है और इसके ऊपर मास कितना है M, और क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक यहाँ पे चार्ज और एक अट्रैक्शन होगी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, अगर ये उसने पॉजिटिव दिया है तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने की वजह से ये बोल रहा है ये घूम रहा है यहाँ पे सर्कुलर पाथ में। कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, मतलब यहां पे इसका पाथ ऐसे है, ये ऐसे घूम रहा है जी। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में ये इस तरह से घूम रहा है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड इट्स टाइम पीरियड। क्या निकालने को बोल रहा है, टाइम पीरियड। यहां पे सिचुएशन क्या है बच्चे, ये देखो यहां मैं लिख लेता हूं। बोल रहा है ए चार्ज, बोल रहा है देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है, सो दैट चार्ज Q revolving around पॉजिटिव Q, ठीक है, इसके आगे पीछे क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं हम लोग यहां पे। तो ये ऐसे इसमें ये घूम रहा है, मान लो इस तरह से, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, R के बराबर। रेडियस कितनी है इसकी, R के बराबर। ये चार्ज घूम रहा है। तो आपको अगर याद होगा कोई चीज तभी घूमती है जब उसको क्या, उसके पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड सेंटर की तरफ, वो कौन देगा इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, देखो टाइम पीरियड का फार्मूला किसके बराबर होगा हमारे पास, T हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है टोटल चक्कर। टोटल चक्कर कितना है इसका, 2πr। तो टोटल टाइम इसको लेना है 2πr, तो टोटल डिस्टेंस है इसका डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम पीरियड, या वेलोसिटी लिखते हैं ना हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो इतनी डिस्प्लेसमेंट इसको करनी है, पूरा इतना डिस्टेंस कवर करना है 2πr का। तो डिस्टेंस को अगर मैं वेलोसिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो मुझे ये चीज चाहिए, R मेरे पास दिया है उसने, ठीक है, 2π की वैल्यू हम लोगों को पता है। तो V कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं ये बोल रहा है कि देखो जो चार्ज है माइनस Q, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड प्लस Q। ये तभी रिवॉल्व करेगा तो अगर यहां पे क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे पहले अगर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगी, Fe। ये होगी आपके पास K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या दे रही है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc किसके बराबर होगी, mv स्क्वायर बाई R। एक ही फॉर्मूला हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये तभी घूम पाएगा क्योंकि देखो अगर ये चार्ज यहां पे जो है, ठीक है, इसको सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है ना अट्रैक्शन की, ये वाला इसको खींच रहा है इस चार्ज को, ठीक है। या तो आप इसको रोटेटिंग फ्रेम से भी कर सकते हो, अगर बाहर की तरफ इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे आप, सीडो फोर्स जो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। या सेंटर की तरफ फोर्स लोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बाहर की तरफ फील होती है, वो तब फील होती है जब हम रोटेटिंग फ्रेम पे होते हैं। तो बच्चे ये दोनों फोर्सेस को मैं बराबर करूंगा तो यहां से मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू
एम वी स्क्वेयर बाई आर। यहां से एक आर स्क्वेयर के साथ कट गया तो मेरे पास वी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम। देख लो ध्यान से, और साथ में आर भी है यहां पे, एम और आर। तो v किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, टाइम पीरियड। तो देयरफॉर इसका जो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या है नीचे हमारे पास, अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम आर। ये यहां तक भी आंसर हो सकता है, या इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको दोनों साइड अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ये कट जाएगा रूट और ये आ जाएगा के क्यू क्यू, और ये एम आर ऊपर लिख सकता हूं मैं इसको, यहां आ जाएगा एम और एक और आर लेके यहां हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, अगर आप लोग यहां ध्यान दो, मास क्या है इसका, कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट एक चार्ज के लिए। तो यहां से आपके पास देखो ये रिलेशन भी आ रहा है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर आपको याद होगा कैपलर्स लॉ, कैपलर्स का थर्ड लॉ, जब ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं, जहां पे भी आपको इनवर्स स्क्वायर वाली फोर्स दिखती है, ऐसी फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उसमें ये रिलेशन आपका लगता है, ये वैलिड रहता है। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे आप कैपलर्स का थर्ड लॉ देखा, आप लोग जब क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन भी जब आगे पीछे घूमता है न्यूक्लियस के, तो वहां पे भी ये रिलेशन होल्ड होता है। ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन भी हमें क्लियर है। ठीक है, अब हमने कुछ पॉइंट बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालनी है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। हेडिंग डालेंगे हम लोग यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से हम लोगों ने निकाले। अभी आपने देखा पॉइंट चार्ज बॉडी की वजह से होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। तो मान लो मेरे पास कोई इस तरह की क्या है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है। ठीक है, बड़े साइज की बॉडी है। तो मान लो इसको मैंने चार्ज दिया हुआ है कितना, क्यू। टोटल चार्ज कितना दिया है इसको, क्यू इसको चार्ज दिया हुआ है इस तरह से। कितना चार्ज दिया है इसको, क्यू चार्ज दिया आपने। ये कोई बॉडी ली आपने, ठीक है। अब इस बॉडी की वजह से मुझे मान लो यहां पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे क्योंकि ये चार्ज है तो चार्ज अपने आगे पीछे क्या बचाएगा, फील्ड। उस फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है मुझे इस पॉइंट पे क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट। उस छोटे से एलिमेंट में छोटा सा चार्ज होगा, उस चार्ज को मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां निकालूंगा पहले, फिर मैं क्या करूंगा, पूरे को क्या करूंगा बाद में इंटीग्रेट करके मेरे पास पूरी बॉडी का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मान लो एक छोटी सा मैंने इसका क्या ले लिया, पीस ले लिया बॉडी का, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, मान लो dx। ये डिफरेंशियल एलिमेंट होते हैं, ये अप्रोच करते हैं जीरो को, मगर जीरो के बराबर नहीं होते। तो इसके ऊपर छोटा सा चार्ज ले लेते हैं हम लोग, कितना है इसके ऊपर चार्ज, dq। इस छोटी सी बॉडी पे छोटा सा चार्ज dq। अब इसको मैं पॉइंट साइज बॉडी मान सकता हूं ना,
ये छोटी है, और इस बॉडी की वजह से इस पॉइंट P पे जहां पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है। और वो किसके बराबर होती है, एक पॉइंट साइज बॉडी की वजह से, बताओ शाबाश, किसके बराबर होती है, के क्यू की जगह क्या लिखना है मुझे यहां, डी क्यू के, और मान लो ये डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, यहां से यहां तक r, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसको मैं वेक्टर डालूंगा, तो के डी क्यू बाई आर क्यूब और साथ में यहां r वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा। अगर खाली मैग्नीट्यूड लिखता हूं इसका तो डी ई किसके बराबर होगा, के क्यू डिवाइडेड, सॉरी के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर फॉर्म में इतनी होगी इस छोटे से पीस की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, इस पूरे को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। तो यहां लिखता हूं मैं, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू ई एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE। इस DE को आप क्या करोगे, ये छोटे छोटे पीसीस जोड़ोगे तो पूरी बॉडी बन जाएगी, और वो जोड़नी किस तरह से है वो आपको लिमिट्स लेनी पड़ेगी। तो ये तो हमने ऐसे ऑर्डिनरी बॉडी ली है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, बॉडी, ठीक है। और ये किसके बराबर आने वाला है, डी क्यू यहां पे लिखा हुआ है आपने, यह आ जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब और साथ में यहां आर वेक्टर। तो बच्चे इस तरह से एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है। ये आएगा आपका एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, फिर उस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी फील्ड निकालते हैं, फिर उस छोटी सी फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, सम अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है पूरी बॉडी की वजह से। तो अब कुछ स्टैंडर्ड केस हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। एक रॉड की वजह से कितनी होगी, उसके एक्सियल पॉइंट पे और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, क्योंकि रॉड आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है। रॉड क्या है आपकी, एक्सटेंडेड बॉडी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए, यहां पे हम लिखेंगे ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो पहले अगर मैं सबसे पहले यहां डायग्राम बनाऊं एक रॉड की, तो देखो रॉड इस तरह से बनेगी हमारे पास। ये आपके पास क्या है, एक रॉड है इस तरह से, ठीक है। ये आगे जी आपके पास रॉड, और क्या बोल रहा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो मतलब यहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बराबर। कितना चार्ज दिया, मान लो हमने इसके ऊपर Q, कितना चार्ज दिया हमने इसको, Q दिया है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसकी हम लोग लेंथ कितनी ले लेते हैं, L के बराबर। एक रॉड है, उसके ऊपर चार्ज Q दिया आपने और उसकी लेंथ L है। तो इस रॉड की वजह से, अब ये एक्सटेंडेड बॉडी है, मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थिन रॉड है, क्या है, थिन रॉड। पढ़ने के लिए मैंने बड़ी बनाई है इस तरह से, ये चीज बहुत छोटी है इसकी, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 डायमेंशन मैंने इस तरह से बनाई कि आपको ये फील हो चीज, ठीक है। तो बच्चे इस रॉड की वजह से पहले अब मैं निकालूंगा यहां पे, यहां बोले तो इसके एक्सिस पे आ रहा है ये पॉइंट, वो होगा एक्सियल पॉइंट।
दूसरा निकालूंगा इसके बाइसेक्टर पे यहां जैसे, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग निकालेंगे एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एट इट्स एक्सियल पॉइंट P, इसके एक्सिस, तो इसकी अगर मैं एक्सिस ड्रा करूं तो देखो ये होगी इसकी एक्सिस ऐसे, मान लो यहां पे पॉइंट P, इस पॉइंट P पे आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और मान लो यहां से ये कितनी दूरी पे है, R दूरी पे एक रॉड के एक एंड से, ठीक है। तो मुझे क्या बतानी है इस पॉइंट P पे, और ये पॉइंट P क्या है, इसका एक्सियल पॉइंट है क्योंकि इसके एक्सिस पे है ये इस रॉड के। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में आप लोग क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट इस तरह से। अब मुझे बताओ ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट की मैं लेंथ कितनी ले रहा हूं, dx, कितनी ले रहा हूं, dx, और इस पे चार्ज कितना होगा, dq, छोटा सा चार्ज होगा। और मान लो ये पॉइंट P से आपने कितनी दूरी पे लिया है, x दूरी पे लिया है, कितनी दूरी पे लिया बच्चे, x दूरी पे आपने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ठीक है। और इस एलिमेंट की वजह से क्या होने वाली है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको पॉइंट साइज बॉडी मान सकता हूं ना मैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन होगी ये किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड DE, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किसके बराबर होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, K DQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, क्या आएगा, x स्क्वायर, क्योंकि देखो ये x दूरी पे है यहाँ पे पॉइंट P, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, कौन सी चीज क्या लिया आपने, हमने क्या किया है, हमने एक ली है रॉड ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q is uniformly distributed, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या किया, कंसीडर ए एलिमेंट, कंसीडर ए एलिमेंट लिया आपने ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस कितना लिया है, x फ्रॉम पॉइंट P। ये कहानी आपको खुद ही लिखनी है, जो कहानी है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से लिखना है आप लोगों को, ये कहानी आपको खुद ही लिखनी है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट P, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट कितनी हो जाएगी, D इज इक्वल टू K DQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये कहानी हमने लिख दी कि क्या हमने माना और क्या लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये इस छोटे से एलिमेंट की वजह से है, तो अगर आपको पूरी रॉड की वजह से निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। तो यहां से मैं इसको रब करूंगा और यहां पे दोबारा से लिखने वाला हूं जो कहानी है। तो हमारे पास हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, आपको कितनी मिली, D इज इक्वल टू K DQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है। ये कहां पे निकाल रहे हैं हम बच्चे, इसके एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां पे हमने इस DQ की वैल्यू डालनी है पहले, क्योंकि मुझे पता है इस पूरी L लेंथ पे चार्ज कितना है, Q, तो मैं यूनिटरी मेथड लगा के इस dx पे निकाल लूंगा।
मुझे पता है कि जो आपकी L लेंथ है, L लेंथ पे कितना चार्ज है Q, तो मुझे बताओ dx लेंथ पे कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई L इंटू dx। इतने में इतना है तो इतने में कितना होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये क्या है हमारे पास, चार्ज, ये किस पे होगा, dx पे, मतलब ये किसके बराबर है, dq के बराबर है। ठीक है, तो बच्चे इस dq की जगह मैं ये वैल्यू लिख लूंगा, तो मेरे पास देयरफॉर de किसके बराबर आ रहा है, के dq की जगह मैं क्या लिखूंगा, q बाई एल dx, और साथ में यहां क्या है एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये हो गए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देयरफॉर या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू रॉड ऑफ लेंथ L एट पॉइंट P इज कितनी होने वाली है बच्चे, E एट पॉइंट P किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ DE की आपको इंटीग्रेशन करनी है। अब यहां पे बात आएगी लिमिट की, कहां से कहां तक आपको जोड़ना है इसको। देखो पॉइंट P एक रॉड के एंड से कितनी दूरी पे है, R पे, और दूसरा एंड कितने दूरी पे है, R प्लस L। देख लो यहां से यहां तक कितना दूर है R, और यहां से लेके यहां तक कितना है R प्लस L। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, यहां से R से लेके R प्लस L तक आपको इसको जोड़ना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां पे। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे करने वाला हूं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, जितना निकलता है यहाँ तक। तो बच्चे इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ आगे, इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ जोड़ना है आपको, R से लेके R प्लस L। अब D की वैल्यू डालो, कितनी है, K Q dx डिवाइडेड बाई L एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब इसमें से हम लोग कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखेंगे रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो बच्चे हमारे पास E एट पॉइंट P क्या क्या कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है और L कांस्टेंट है। देखो X तो कांस्टेंट नहीं है, X तो आपने अपनी मर्जी से लिया ना, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को ही जोड़ोगे तो पूरी रॉड बनेगी। तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और कहां से कहां, R से लेके R प्लस L। तो बच्चे 1 बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर -2, है ना। तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 बाई x के बराबर। ठीक है, यहां पे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, तो यहां पे मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ये आ जाएगा k q डिवाइडेड बाई l, k q डिवाइडेड बाई l, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई x, और कहां से कहां, R से लेके R प्लस। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर यहां पे माइनस हो तो आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे क्या रिजल्ट आने वाला है बच्चे, E एट पॉइंट P किसके बराबर होगी, K Q डिवाइडेड बाई L। तो लोअर लिमिट क्या है, R 1 बाई R -1 बाई R प्लस L। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है एक रॉड के एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है,
एक रॉड के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है, हम लोगों ने रिजल्ट निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम क्या देखेंगे, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, बोले तो इसके बाइसेक्टर पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। ये रिजल्ट काम का है हमारे लिए, ये जो एक्सप्रेशन है रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आया आपके पास, KQ/L, ये कहां पे आया, इसके एक्सियल पॉइंट। अब सेम रॉड लेंगे और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग। हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। केस सेकंड हम लोगों ने लेना है, केस फर्स्ट में हमने इसके एक्सियल पॉइंट पे निकाली और कहां निकालेंगे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, उसका बाइसेक्टर वाला पॉइंट। ठीक है, रॉड का बाइसेक्टर वाला पॉइंट। तो यहां पे बच्चे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गई जी रॉड इस तरह से, और इस रॉड की लेंथ कितनी ली है हमने, L। सेम वही रॉड है और इस पे चार्ज कितना दिया आपने, Q, और Q क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत बढ़िया। अब इसका अगर मैं बाइसेक्टर ड्रा करूं तो मतलब इसको अगर दो पार्ट्स में करूं तो यहां से ये इसका बाइसेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब मान लो यहां पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस रॉड की वजह से। ठीक है, और मान लो आप इस रॉड से ऊपर कितना गए हो, यहां से R डिस्टेंस ऊपर गए हो। ठीक है, तो मुझे बताओ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, फिर उस एलिमेंट को क्या करेंगे, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। उस छोटे से एलिमेंट को हम पॉइंट चार्ज मानेंगे और पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो मान लो यहां से अगर मैं x दूरी चलता हूं, यहां से कितना डिस्टेंस चला मैं, x चलने पे एक मैंने यहां पे छोटा सा एलिमेंट लिया। सिर्फ मैं ये आधी रॉड की बात कर रहा हूं, अभी ये मैं आधी रॉड की बात कर रहा हूं, इस वाली पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ कितनी है, dx, और इसके पे पर चार्ज कितना होगा, छोटा सा चार्ज dq। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, पॉइंट P पे छोटी सी होगी और उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से। क्या बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है। ये हो गया x, ये हो गया r, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिख रही है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, √r² या x² प्लस r² के बराबर। ये हाइपोटेन्यूज बन गया इसका। ठीक है, अब अगर मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE, है ना। ये D छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगी ये डायरेक्शन में। तो ये आर्बिट्री डायरेक्शन है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे x और y में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां पे ध्यान दो अगर आप लोग, तो इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो बच्चे इसके कितने कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, दो। एक कंपोनेंट आएगा इसका इस तरफ, ये वाला क्या होगा, DE cos थीटा। देख लो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, DE sin थीटा। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स बने। अब देखो मान लो अगर मैं इस साइड भी लेता हूं एक एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं, आपने लेना नहीं है, अपनी डायग्राम जो बनानी है आपने एक ही की बनानी है, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं यहां पे होने क्या वाला है। तो यहां पे मैंने एक एलिमेंट लिया इस तरह से मान लो, तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। अब इसके भी क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट्स। तो यहां भी अगर एंगल थीटा लोगे आप लोग, देखो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, आप लोग नहीं बनाओगे इसको, ऐसे आएगा,
ये एंगल थीटा होगा, तो बच्चे ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, डी, तो यहां पे डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो इसके कौन से कंपोनेंट मिल रहे हैं, सिर्फ डी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटीग्रेशन होगी डी कॉस थीटा की। बात समझ, खत्म यहीं पे बात, ठीक है। तो बच्चे यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि डी साइन थीटा इसका क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। वो कहानी आपने खुद लिखनी है यहाँ पे। क्या कहानी लिखनी है, हमने एक रॉड ली, उसकी लेंथ एल ली, उसके हम लोग बाइसेक्टर पॉइंट पे गए पी, जो हमने आर दूरी पे लिया रॉड से, है ना। तो उस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। वहां पे दो कंपोनेंट्स बने हमारे पास। कौन कौन से कंपोनेंट बने, डी के दो कंपोनेंट्स, एक बना डी कॉस थीटा और दूसरा बना डी साइन थीटा। और डी साइन थीटा क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट। क्यों, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, और ये वेक्टर है, इक्वल और अपोजिट है, तो कैंसल आउट, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा को जोड़ोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इसको कहां से कहां जोड़ना है, इसको अगर आपने ओरिजिन माना है यहां पे O को, तो इस तरफ जो डिस्टेंस होगा -L/2 और यहां +L/2। देखो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, L/2, और यहां से यहां तक कितना है, L/2। तो इसको कहां से कहां तक जोड़ना है आपने, -L/2 से लेके +L/2 तक जोड़ोगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट P एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे मुझे DE की वैल्यू निकालनी है और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी। तो बच्चे DE की वैल्यू बताओ मुझे किसके बराबर होगी, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो होगी K dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। मुझे ये वाला लेना है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x² + r², यही बचा, ठीक है। अब dq की वैल्यू हमने ऑलरेडी भी निकाली पहले। हमें पता है कि मैं यहां लिख देता हूं कि L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q। तो बच्चे dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, Q/L × dx। ये किसकी वैल्यू होगी, dq की। तो यहां पे मैं dq की वैल्यू डाल देता हूं, यहीं पे डाल देते हैं हम लोग dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो DE मेरे पास कितना आ रहा है, Q/L, और साथ में यहां क्या है, x² + r² और साथ में यहां dx। ये आपके पास छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और यहां पे अब ये तो निकाल लिया मैंने, और मुझे क्या निकालना है अब, cos थीटा। तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, ध्यान दो आप लोग। cos थीटा, ये ट्राइंगल दिख रही है आप लोगों को, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है। cos थीटा होता है बेस पान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका, r, हाइपोटेन्यूज ये है। तो cos थीटा होगा आपके पास r डिवाइडेड बाई √r² + x² के बराबर। बहुत बढ़िया। तो अब इन दोनों की वैल्यू मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसको फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों ने ध्यान देना है। देखो डायग्राम मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये डायग्राम रहने देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, यहां पे यहां लिखते हैं हम लोग। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहां पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, कहां से लेके, -L/2 से लेके +L/2 तक। क्लियर है। अब यहां पे बच्चे EP, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। अगर DE की वैल्यू कितनी है, K Q dx
डिवाइडेड बाई एल और साथ में क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 रूट है। तो ये दोनों बेसिस हैं पावर्स एडिड, यहां इसकी पावर 1/2 है और यहां पे इसकी पावर है 1, तो कितनी हो जाएगी 3/2, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 1.5 के बराबर। तो बच्चे इसको मैं अब यहां लिखने वाला हूं, तो मेरे पास यहां पे साथ में मुझे क्या लगाना है इंटीग्रेट -L/2 से लेके प्लस L/2। तो बच्चे ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ रही है EP। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, कांस्टेंट क्या है हमारे पास K, Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और नीचे L कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया और यहां मेरे पास बच रहा है dx डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बच्चे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और यहां -L/2 से लेके प्लस L/2 तक ये आपके पास है। तो अब मुझे यहां क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, मगर यहां पे जो इंटीग्रेट हम लोग करेंगे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। मेन तो आपका काम तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो याद होना चाहिए, जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वही आपके काम का है, मगर फिर भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होती है। तो अगर इस फंक्शंस की मैं अलग से पहले इंटीग्रेशन करूँ फिर बाद में इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, अब मुझे डायग्राम मिटानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहां ध्यान दें, ये जो फंक्शन है खाली पहले कौन सा dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इसको मैं अलग से पहले इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं करता हूं लेट x इक्वल टू r tan थीटा, कितना सब्स्टिट्यूट किया मैंने x को r tan थीटा। देखो मैं यहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल ले रहा हूं, यहां पे लिमिट्स नहीं ले रहा हूं इसकी, तो यहां पे ध्यान देना है आपने। तो बच्चे अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं इस चीज को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा dx विद रिस्पेक्ट टू d थीटा कर रहा हूं, dx अपान d थीटा इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है, tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चे dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो dx की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहां पे dx की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, और यहां पे अगर आप लोग देखो, यहां अगर इस तरह से ट्राइंगल बनाते हो, अगर ये एंगल आपके पास कितना है थीटा, ये कितना है थीटा, तो tan थीटा आपने किसके बराबर लिया है इस केस में, इधर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं ना tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान आर। tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका ये, और बेस कितना है r, तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे यहां पे इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये सिर्फ मैं ये वाला इसको मैंने मान लिया है i के बराबर, तो इस i को मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो बच्चे देखो ध्यान दो, dx की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां पे dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये पूरी टर्म r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, अब इसको मुझे रीअरेंज करना है यहां पे, यहां से मैं r स्क्वायर को अगर कॉमन निकालता हूं, मगर देखो r स्क्वायर तो है, उसकी पावर ये है ना, ये होल है, तो ये होगा ना r स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2, अगर इसको बाहर 2 कट गया तो जब बाहर निकालोगे तो ये कितना होगा r क्यूब, और अंदर मैं लिख सकता हूं यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसको दोबारा से सॉल्व करोगे यही मिलेगा, दोबारा से सॉल्व करोगे यही मिलेगा। ये मैंने क्यों बनाया अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि
यहां देखो x बाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा, और वो sec और ये sec कट जाएगा। ठीक है, तो यहां आप लोगों ने ध्यान देना है, इसको मैं यहां पे अब क्या लिख सकता हूं, यह आ गया आपके पास r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, ये तो आ गया r क्यूब बाहर, 1 प्लस x अपान r किसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का रेज टू पावर 3/2। तो बच्चे मुझे यहां पे बताओ आप लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा और उसकी पावर कितनी है 3/2, तो मेरे पास यहां पे रिजल्ट क्या आने वाला है, देखो यहां पे इसको मैं रब कर देता हूं बच्चे, यहां ध्यान देना आप लोगों ने, मेन आपका काम है, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये किस तरह से इसकी इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, तो बच्चे ये क्या आ रहा है आपके पास, इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, यहां क्या हो रहा है r क्यूब। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पूरा sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा जब लिखोगे उसकी पावर कितनी है 2, तो कितना बचा sec क्यूब थीटा, तो यहां क्या आ रहा है sec क्यूब थीटा। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आया, ये कैसे आया आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आपने लिखा sec स्क्वायर थीटा, फिर 2 कट गया क्योंकि इसका होल क्यूब है, ये क्या है इसका, क्योंकि इस पूरी टर्म की वजह से ये आपने लिखा इस पूरी टर्म। ठीक है, तो ये यहां से देखो ये स्क्वायर और ये क्यूब इसके साथ कट जाएगा और एक r कट जाएगा, यहां r स्क्वायर रह जाएगा। तो आपके पास यहां पे क्या आ रहा है, अभी ये आ रहा है ऊपर d थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर sec थीटा। अब मुझे बताओ 1 बाई sec थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई sec थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। 1 बाई sec थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ किसकी आएगी, cos थीटा d थीटा। तो cos थीटा d थीटा, cos की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, साइन। तो ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो यहां पे साइन थीटा आ गया जी। आप अब आपने जो ट्राइंगल बनाई थी, अगर आपको याद हो, आपने लिखा था x इक्वल टू r tan थीटा, यहां पे आपने ऐसे ट्राइंगल बनाई थी, ये लिया था आपने थीटा, और tan थीटा आपके पास किसके बराबर था, x अपान r, और ये क्या था अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो मैं साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 बाई r स्क्वायर, 1 बाई r स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या बात समझ आती है। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इधर, ठीक है, ये लेंथी हो गया थोड़ा हमारे लिए, ठीक है, मगर क्या करें, इसको करना तो है, हम छोड़ तो नहीं सकते। मैं तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट भी लिख सकता था, मगर मैंने आपको बताया कि इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चे मेरे पास यहाँ आ रहा है ई पी के क्यू आर डिवाइडेड बाई एल। तो इस सब को जब हमने सॉल्व किया है ना पूरा के सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आया आपके पास, ये 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहां आ रहा है x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहां से कहां, माइनस l/2 से लेके प्लस l/2। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, अब इसमें अगर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज एट दिस इक्वेटोरियल पॉइंट, ये आता है ट्वाइस के क्यू डिवाइडेड बाई आर अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर
एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है। तो बच्चे आज के लिए हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिंग और स्टैंडर्ड केसेस लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।